नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। इस महामारी से यहां मरने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोविड-19 से करीब 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों की रिकवरी के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है, जहां 88.7% रिकवरी रेट है। कर्नाटक में सबसे कम 37.1% है। वहीं तमिलनाडु में भी 73.5% मरीज रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र को तीसरी बार पत्र लिखा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि गहलोत ने अवैध तरीके से हमारे 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया है, जिसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, वो राफेल विमान आज भारत पहुंच रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी। राजस्थान के घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहुजन समाज पार्टी को भाजपा का अघोषित प्रवक्ता बताया और कहा कि बसपा ने भाजपा की मदद के लिए व्हिप जारी किया है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते शहीद हुए जवानों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में दर्ज किए जाएंगे। काशी मथुरा विवाद में जमीयत उलेमा ए हिंद के बाद मुस्लिम संस्था पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली हिंदू संगठन की याचिका पर नोटिस जारी न किया जाए। केंद्र सरकार समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की नीति में एक अहम बदलाव करते हुए अब 80% अखबारी विज्ञापन भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को देगी। 20% विज्ञापन अंग्रेजी समाचार पत्रों को मिलेंगे। नई नीति के तहत 15% विज्ञापन छोटे, 35 मझोले और 50% विज्ञापन बड़े समाचार पत्रों को दिए जाएंगे। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 7वीं कक्षा की पुस्तकों से 18वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य के शासक रहे टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि 6वीं और 10वीं की किताबों में टीपू सुल्तान का अध्याय बना रहेगा। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को प्यार में फंसाकर उससे करोड़ों रुपए हड़प लिए और खुदकुशी के लिए उकसाया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उनकी मौत की दुआ मांगने वाले ट्रोलर्स को लिखा है कि तुम अपनी ही बेचैनी में जल जाओ। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने की आशंका बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पहले के अवशेषों के कारण जांच के नतीजे गलत हो सकते हैं। कोरोना संक्रमित के चलते इटली ने लॉकडाउन का समय 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री जोसेफ कोंटे ने बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद में पाबंदियां बढ़ाने का सुझाव रखा था। मंगलवार को संसद के ऊपरी सदन में इस पर चर्चा होने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार समेत 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं। इनमें मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद स्टेट फ्रंट फ्रॉड सबसे बड़ा मामला है। इसमें अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट के नाम पर वसूले गए। बाकी 5 मामले भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। इसके लिए उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही करीब 368 करोड़ रुपए मिलियन मलेशियन का जुर्माना भी लगाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याir ने भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदुओं से माफी मांगी। याir को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीयों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। वे अपने पिता की पॉलिसी का बचाव करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु हथियार उनके देश की सुरक्षा की स्थायी गारंटी है। किम कोरियन युद्ध समाप्ति की 67वीं वर्षगांठ पर भाषण दे रहे थे। 3 साल चला यह युद्ध 27 जुलाई 1953 को समाप्त हुआ था। नॉर्थ कोरिया इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। किम के इस बयान से अमेरिका के साथ टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका किम पर परमाणु निरस्त्रीकरण का दबाव बनाता रहा है। इसको लेकर ट्रंप और किम की 3 बार मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। चीन सरकार ने मंगलवार को दावा किया है कि लद्दाख में कई इलाकों से भारत और चीन की सीमाएं पूरी तरह पीछे हट गई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब जमीनी हालात में सुधार हो रहा है। इस बीच भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से आ रही कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन का बयान सही नहीं है। चीन अभी भी कई इलाकों में भारी सेना की तैनाती करके डटा हुआ है। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मंगलवार को 9वीं बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गैर मौजूदगी में पार्टी सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कमेटी के मेंबर्स के साथ पीएम आवास पर ही मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों पक्षों के मतभेद खुलकर उभर आए।
अंग्रेजी साहित्य के प्रतिष्ठित सम्मान बुकर की दौड़ में इस साल हिलरी मेंटल, एनी टेलर और कीले रीड जैसी ख्यात लेखिकाएं शामिल हैं। भारतीय मूल की अवनी दोषी का पहला उपन्यास बर्न शुगर भी अंतिम 13 में शामिल है। 15 सितंबर तक पहले 6 उपन्यास चुने जाएंगे, फिर नवंबर में विजेता के नाम की घोषणा होगी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल लगी आग में करीब 3 अरब जानवरों की या तो मौत हो गई या फिर उन्हें कहीं और भागना पड़ा। वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसे लेकर संस्था ने एक आयोग का गठन किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।